Now the second part of our study includes the electric field intensity due to thin infinite plane sheet of charges. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम कंसिडर करेंगे एक एरिया की हम बात करेंगे, ठीक है। एरिया का मतलब क्या हुआ, एक शीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है, इसको आप पेपर जूम करिए तो ये एक शीट हो गया, इसका हम वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला था और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए रिप्रेजेंट किया था। सिग्मा माने सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू वही चार्ज, ए माने एरिया जिस पर हम बात करेंगे। यहां पर इन्फिनाइट प्लेन की हम बात करें तो पहले एक इन्फिनाइट प्लेन बना लें। ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है। क्योंकि ये इन्फिनाइट है तो इसकी जो लेंथ है वो हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे दैट इट इज वेरी वेरी लॉन्ग। अब इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करें तो उस पॉइंट पर आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहेगा, मतलब आपको सेम चार्ज मिलेगा एट एवरी पॉइंट। नाउ इन दिस कंडीशन एक पॉइंट P है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर शीट ऑफ चार्ज से रखा गया है दूरी पर, और उस पर्टिकुलर पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। अब इस कंडीशन में देखिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हर कंडीशन में दैट यू हैव टू कंसिडर द गॉसियन सरफेस। तो अगर ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो इस कंडीशन में गॉसियन सरफेस क्या होगा, अगेन सिलिंड्रिकल। सो सिलिंड्रिकल हमेशा दो ही केस में गॉसियन सरफेस पर काम करता है, एक लाइन चार्ज और दूसरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो लाइन चार्ज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नेक्स्ट इज द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहां पर हमारा जो सिलेंडर होगा वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होगा सच दैट जो पॉइंट P है वो सिलेंडर के अंदर आएगा। तो ये आपका सिलेंडर है लाइक दिस, ठीक है। और इस सिलेंडर के अंदर हमारा क्या प्लेस है, शीट ऑफ चार्ज। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो शीट ऑफ चार्ज है ये सिलेंडर के अंदर रखा गया है एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस कंडीशन में अगेन हमें सिलेंडर के तीनों सिमेट्रिकल सर्फेसेस पर बात करना है। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, केस 1, मतलब उसका जो कर्व्ड सरफेस है उस पर हम बात करेंगे। तो कर्व सरफेस माने उसका जो लॉन्गिट्यूडनल सरफेस यहां पर आपको दिख रहा है दैट इज द कर्व सरफेस। अगर ये शीट ऑफ चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। चाहे आप इधर कंसीडर करें चाहे आप इधर कंसीडर करें, हर तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड ही मिलेगा। नाउ अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात कर रही हूं, ये इसका कर्व्ड पोर्शन है, अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो एरिया वेक्टर, सपोज अगर ये एरिया मैंने लिया लेट्स से ds, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं एरिया मान रही हूं तो उस कंडीशन में इसका जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड माने परपेंडिकुलर। तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया इस कंडीशन में। अब यहां पर आप देखेंगे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। मतलब कर्व सरफेस की अगर हम बात करें तो थीटा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। अगर cos 90 डिग्री में पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। मतलब फ्लक्स कितना मिलेगा, 0। तो इस कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड केस की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो सेकेंड केस में आता है आपके एजेस, मतलब एक ये वाला एज और दूसरा ये वाला एज। अब इस एज में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। अब अगर हमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। इसको मैं एक्सपेंड करूं तो ये आपका हो जाएगा E डॉट ds डॉट कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, फिर से वही मैक्सिमम वैल्यू, तो E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये हमारा हो गया फाई। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब हुआ कि वी आर कंसीडरिंग द होल एरिया ऑफ द एजेस, ठीक। और इस एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। तो फ्लक्स यहां पर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स E डॉट A। अब देखिए अगर मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करूं सिलेंडर का तो ये कर्व सरफेस तो कोई मुझे कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहा है, बट ये
एजेस इस फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एजेस कितने हैं, 2 एजेस हैं। तो उस कंडीशन में फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2EA। किस कंडीशन में, दोनों एजेस फ्रंट और बैक। नाउ द फ्लक्स नाउ बिकम्स 2EA। हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, गॉस लॉ लगाना है। दोनों का डेरिवेशन आप देख रहे होंगे स्टेप सेम है, बस क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में सिर्फ आपकी ये वैल्यूज और जो हम जिस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं बस वही चेंज हो रहा है, स्टेप्स आर सेम। तो नेक्स्ट स्टेप है गॉस लॉ, तो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहां से आप उठाइए सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A। तो Q क्या हो जाएगा आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमको E फाइंड आउट करना है तो हम उसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। देखिए A यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is the formula calculated when we are considering the plane sheet of charge. Now let's start with the third study, that is the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. अब इसमें हम कंसिडर करेंगे स्फेयर की, ठीक है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द स्फेरिकल शेल और उसमें हम चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नाउ लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप पे ये स्फेयर है, ठीक है, जो कि सर्कल की तरह है, बट वी आर कंसिडरिंग इट एज अ शेल ऑफ अ स्फेयर। अब अगर इसमें चार्जेस आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्जेस हम उसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चार्जेस जो आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, दिस वाज लाइक दिस। तो ये चार्जेस पूरे सरफेस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस इज दैट यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी when the point P is placed outside the spherical shell। अब इस कंडीशन में पॉइंट P हमने शेल के बाहर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। ये जो स्फेयर है इसका जो रेडियस है लेट से कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगेन आपको सबसे पहला स्टेप क्या कंसिडर करना है, गॉसियन सरफेस। तो इस स्फेयर के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेयर ही होगा, और वो कैसा स्फेयर होगा, वो इस सरफेस को बाहर से एनक्लोज करेगा, इस तरीके से स्फेयर होगा, ठीक है। जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये दूसरा एक स्फेयर है जो इस सरफेस को अंदर पूरा एनक्लोज किया हुआ है। तो आप देखेंगे अब आपको हर पॉइंट पर सिमेट्रिकल मिल रहा है, तो ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का काम हमारा खत्म हो गया। पॉइंट P जो है वो इस गॉसियन सरफेस पर लाई कर रहा है। नाउ अब इसका जो रेडियस है, जो नया हमने स्फेयर बनाया है, उसका जो रेडियस है स्मॉल r से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट है O, ये दोनों का सेंटर पॉइंट है। एक स्फेयर का जो चार्ज है, दूसरा जो गॉसियन सरफेस है, दोनों का सेंटर पॉइंट O है। तो उस सेंटर पॉइंट से जो P का डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r। Now let's start with our derivation। हमको क्या फाइंड करना होता है, फ्लक्स। हर कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करिए। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, E डॉट ds, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E डॉट ds डॉट कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A। अब अगर ये हमारा स्फेयर है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे बाहर निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड। ये प्रॉपर्टी हम सबसे पहले पढ़ चुके थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें, ये हमारा बाहर जो स्फेयर है उसका एक छोटा सा एरिया है और उसका डायमेंशन ds हो गया। ds माने बहुत छोटा एरिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ द प्लेन। तो उस कंडीशन में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और A दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री क्या होगा, 1। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू हट जाएगी, उसकी जगह क्या लग जाएगा, 1। तो सिमिलरली आपका जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds माने होल स्फेरिकल एरिया, और इस पूरी स्फेरिकल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो फाई का फॉर्मूला आपका मिल जाएगा E
into 4 pi r square. Now let's move on to the Gauss law. फ्लक्स आ गया तो लास्ट स्टेप क्या है, Gauss law. तो Gauss law के अकॉर्डिंग Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर. तो ये आपका फॉर्मूला है जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आउटसाइड द शेल. अब इस कंडीशन में अगर हम कंसीडर करेंगे तो पॉइंट P हमारा सरफेस पर लाई कर रहा है. सो दिस इज द सेकंड कंडीशन व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. तो ये आपका शेल है, इसके सरफेस पर अब गॉसियन सरफेस हमने बना दिया है. वो जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही थी जो हमने सरफेस के बाहर रखी थी, अब वही सरफेस के ऊपर बन जाएगा. तो इस कंडीशन में पॉइंट P भी कहां लाई करेगा, सरफेस के ऊपर. अगर पॉइंट P सरफेस के ऊपर होगा तो आप देखिए सेंटर पॉइंट वो है, इसका रेडियस कितना था, कैपिटल R, लेकिन डैश वाला जो स्फीयर है वो भी इसी के ऊपर आ रहा है तो उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस स्मॉल r था. तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे. तो आपने जो फॉर्मूला निकाला था दैट इज कैपिटल E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. तो इस कंडीशन में अब वो स्मॉल r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल R square. So this is the formula when the electric field intensity is calculated on the surface of a shell. थर्ड केस में हम देखेंगे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड द शेल तो क्या होगा. अब इस कंडीशन में जो पॉइंट P है, ठीक है, वो इस स्फेरिकल शेल के अंदर रख दिया गया है. तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल शेल के अंदर ही होगा. तो इस कंडीशन में देखिए इसका जो रेडियस है वो तो कैपिटल R है और उसका जो रेडियस है स्मॉल r है. तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से क्या हो गया है, छोटा हो गया है. ठीक, इस कंडीशन में नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी. देखिए चार्ज जो है वो बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं अंदर की, शेल के अंदर की. तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जब बाहर है तब अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा. अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर नहीं होगी, क्योंकि चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने में एग्जिस्ट नहीं करती है, जहां पर चार्ज होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. तो जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस कंडीशन इज 0. तो ये तीन केसेस थे व्हेन वी स्टडीड अबाउट द स्फेरिकल शेल. सो इन द स्फेरिकल शेल हमने यहाँ पर तीन केसेस कंसिडर किए. ठीक है, अब आप देखेंगे जब हमने बात किया आउटसाइड द शेल तो उस कंडीशन में स्मॉल r जो था वो कैपिटल R से बड़ा था, बाहर का जो रेडियस था स्फेयर का वो छोटे रेडियस से बड़ा था. अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ शेल की बात करूंगी तो यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है. अगर मैं इनसाइड द शेल की बात करूंगी तो यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R से कम है. तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे r की वैल्यू कम हो रही है, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी कम हो रही है और एक पॉइंट पर आकर वो 0 हो जाती है. अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो किस तरीके से दिखेगा, अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस बना लूं, सिमिलरली यहाँ पर एक x एक्सिस, इस y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस x एक्सिस के अलोंग लेट्स मार्क r क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P, या फिर हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस का रेडियस. अब देखिए ये जो r है इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं. दूसरा पॉइंट है कि जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, ऐसे हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं. जब तक आपका स्मॉल r कैपिटल R से कम था, मतलब ये वाला कंडीशन, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो वो कंडीशन 0 में भी एप्लीकेबल है. लेस देन का मतलब है कितना लेस, वो 0 भी हो सकता है. तो इसका मतलब है कि जब आपका स्मॉल r 0 से r से कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस कंडीशन में क्या रहेगी, 0 रहेगी, लाइक दिस. ठीक, अब जैसे ही स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलती है, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो इसका एक अपना अलग मैग्नीट्यूड होगा और ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी. तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर आकर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट R पर, कैपिटल R पर आपकी हो जाती है E, जो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं. सिमिलरली अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी हो जाएगी, तो
ये जो कंडीशन है वो हो जाएगा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब आप इसमें आ जाइए, क्योंकि हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस कंडीशन में कैपिटल ई की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, ये कैपिटल ई है और ये आर है, ठीक है। ये आपस में कैसे रिलेटेड है? दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू स्क्वायर टाइम्स कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो इसका मतलब है जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ये जो पॉइंट है, यहां से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका जो ई है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और किस टेंडेंसी से डिक्रीज होगा? स्क्वायर टाइम्स। और स्क्वायर टाइम जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। अब यहां पर हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के बढ़ने पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हमारा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। तो यहां से वो स्टार्ट होगा और इस तरीके से वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और किस रेट से वो डिक्रीज होगा? उसका जो रेट होगा ई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा ग्राफ है जो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द स्फेरिकल शेल, और 3 जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स निकाले। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ।